नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं जनरल साइंस का। इसमें हम लोग देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज रोग में कौन सा पदार्थ रक्त में बढ़ जाता है? डायबिटीज में कौन सा पदार्थ जो है वो रक्त में बढ़ जाता है? तो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो रक्त में बढ़ जाती है। मधुमेह यानी डायबिटीज में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन न होने या शरीर की कोशिकाओं द्वारा इसका ठीक से उपयोग न कर पाने के कारण रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा का जो स्तर है वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल है? तो विटामिन बी और सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। इसमें आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिनों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला वसा में घुलनशील जिसमें ए, डी, ई और के आते हैं, और दूसरा जल में घुलनशील जिसमें विटामिन बी और सी आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जो होते इकट्ठा नहीं होते यानी कि जमा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन जो होता है वो यकृत में होता है। फाइब्रिनोजन एक महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका संश्लेषण यकृत द्वारा होता है। यह रक्त के थक्का जमने ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया में फाइब्रिन में बदलकर मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल यानी एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट भोजन के रूप में कर सकते हैं? तो किस शैवाल का उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला नामक हरा शैवाल प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उच्च प्रोटीन वाला भोजन और ऑक्सीजन स्रोत प्रदान करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जॉन्डिस में यकृत जो होता है वह प्रभावित होता है। पीलिया यानी यकृत की कार्य क्षमता में कमी के कारण होता है जिससे रक्त में बिलीरुबिन नामक पीला वर्णक जमा हो जाता है और त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती है। तो जो बिलीरुबिन नामक वर्णक है ये हमारी आंखों को और त्वचा को पीला करने लगती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में सबसे छोटा कार्यात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जो है वो सबसे छोटा यानी फंक्शनल, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका यानी सेल सभी ज्ञात जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। वे जैविक उत्प्रेरक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में उपभोग नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस
नाइट्रोजन है। कौन है? तो नाइट्रोजन है। अगर बोला जाए कि धरती के ऊपर यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा पे पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि वायुमंडल में पूछा गया है कि ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर पूछा गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी N2 जो है लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है, जिसके बाद ऑक्सीजन जो है वह 21% का स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। जैसे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जैसी क्षारीय धातुएं अल्कली मेटल्स बहुत नरम होती हैं और उन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और ये जो तत्व होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील यानी कि रिएक्टिव होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः फलों को पकाने यानी रिपनिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने यानी आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, जिसका उपयोग बेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। परमाणु के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन कण है। कैसा कण है? तो उदासीन कण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? यानी वैसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उसको ऊर्ध्वपातित बोलते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा कपूर यानी कैम्फर जो है ये एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। इसमें आप देख सकते हैं नेपथलीन भी है और शुष्क बर्फ, मतलब शुष्क बर्फ, नेपथलीन और कपूर जो है ये तीनों ऊर्ध्वपातन शो करते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह दिखाया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यह दिखाया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने 19वीं शताब्दी में अपने प्रसिद्ध समीकरणों मैक्सवेल्स इक्वेशन के माध्यम से सिद्ध किया कि प्रकाश वास्तव में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग साउंड वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि तरंग की साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज का एसआई मात्रक आवृत्ति का एसआई मात्रक है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई मात्रक है और एक हर्ट्ज का अर्थ है प्रति सेकेंड एक कंपन या चक्र। प्रति सेकेंड एक कंपन या चक्र को क्या बोलते हैं? तो आवृत्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत क्यों दिखाई देती है? यानी पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत क्यों दिखाई देती है? तो रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देती है, यानी कि अपवर्तन के कारण वह मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण जब प्रकाश एक माध्यम यानी हवा से दूसरे माध्यम यानी पानी में प्रवेश करती है तो वह मुड़ी जाती है। इस कारण डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई या थोड़ी
उठी हुई दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग कोई गिलास है, गिलास में अगर कोई नींबू डाल देते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। फिर उसी में अगर कुछ सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सभी घटना जो है वो सभी रिफ्रैक्शन के कारण यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो में आप लोग पीछे का 2 वर्ड याद रखिएगा, MO यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, और इसको ई कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में इसको बदलता है। डायनेमो जिसको जनरेटर बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो है वो किसके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है और यह यांत्रिक ऊर्जा को घुमाव के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां का जो प्लायन वेग है, इसके वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है, समथिंग 2 पॉइंट के समथिंग है। चंद्रमा का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिसके कारण उसका प्लायन वेग यानी इसके वेलोसिटी भी है वो कम है। गैस के अणु चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहने के बजाय आसानी से अंतरिक्ष में पलायन कर जाते हैं। इस कारण से चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का जड़त्व यानी इनर्शिया किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान अत्यधिक होता है उसका इनर्शिया भी अत्यधिक होता है, और जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। न्यूटन के गति के पहले नियम के आधार पर जड़त्व को परिभाषित किया जाता है, जो किसी वस्तु में अपनी गति की अवस्था यानी विराम और एक समान गति में परिवर्तित का विरोध करने की प्रवृत्ति है। यह सीधे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व, और जितना कम द्रव्यमान और उतना कम जड़त्व। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है। तो पावर ऑफ लेंस की इकाई है डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर। और पावर ऑफ लेंस इक्वल टू होता है 1/f। ये सभी मीटर में है, किसमें, तो मीटर में होता है। यानी कि 1 डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 m/मीटर। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन और एक सीट पक्का अवश्य हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।